हेलो, गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम फिशर के नकदी लेन देन सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। फिशर्स कैश ट्रांजैक्शन थ्योरी ये मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बारे में आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था जब हम क्लासिकल थ्योरी की बात कर रहे थे, तो वो इसी पर आधारित थी, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत। आपको याद हो तो एम वी इजक्वल टू पी वी, इसकी चर्चा हमने की थी। एम वी इजक्वल टू पी वी, ये एक बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है जो बार बार यूज़ में आती है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत बताता है कि मुद्रा का परिमाण ही कीमत स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारक है। मुद्रा का परिमाण, मुद्रा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मनी की बात कर रहे हैं। यदि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होगा तो वह ठीक उसी अनुपात में कीमत स्तर में भी परिवर्तन ला देगा। फिशर के शब्दों में, यदि अन्य चीज़ें अपरिवर्तित रहें तो जो मुद्रा चलन की मात्रा बढ़ती है त्यों त्यों कीमत स्तर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता जाता है विक्रमश। Other things remaining unchanged, as the quantity of money in circulation increases, the price level also increases in direct proportion, and the value of money decreases and vice versa. यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। दूसरी ओर मुद्रा की मात्रा बढ़कर आधी कर दी जाए, घटाकर आधी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी गिरकर आधा रह जाएगा और मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाएगा। अब देखो, इसको समझना है। ये जो लाइन, इसकी बात हमने की, अब ये क्या है, सपोज यहाँ जो मेन इक्वेशन है फिशर की, ये बात कर रहे हैं एम वी इजक्वल टू पी टी, ये इक्वेशन है। इसमें इन्होंने वी और टी को तो कांस्टेंट माना है, या हम एम और पी की बात कर रहे हैं, मुद्रा की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ मनी, और ये है प्राइस, कीमत स्तर। फिशर का क्या कहना है, फिशर मानते हैं या बताते हैं कि एम और पी में क्या है, डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट रिलेशन है। डायरेक्ट होने का तो क्या मतलब है, सीधा संबंध है कि एम बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा। इनडायरेक्ट होने का मतलब हो तो क्या होता है, उल्टा संबंध है। यहाँ सीधा संबंध है, एम में वृद्धि होगी तो पी में भी वृद्धि होगी, एम में कमी होगी तो पी में भी कमी होगी। दूसरा इन्होंने शब्द यूज़ किया है प्रोपोर्शनेट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एम में 10%, मुद्रा की मात्रा में 10% की वृद्धि होगी तो प्राइस में भी 10% की ही वृद्धि होगी। ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहे हैं फिशर जी। इसके कारण इनकी आगे आगे जाके आलोचना भी हुई कि इनका ये कहना था कि मुद्रा सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के माध्यम के रूप में ही काम में आ रही है। मुद्रा सिर्फ विनिमय के माध्यम के रूप में ही काम आ रही है, इसलिए जितनी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाएगी उतनी ही परसेंटेज में प्राइस में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। कब, जब वी, टी और बाकी जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहें, वेलोसिटी ऑफ मनी और टी ट्रांजेक्शन्स। अब ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। अब विनिमय के समीकरण की शब्दावली, जो फिशर की जो मेन इक्वेशन है ये थोड़ी एक्सटेंडेड इक्वेशन है, आप बस इतना याद कर सकते हो। जो पहली है एम बी इजगल टू पी टी, फिर फिशर ने इसमें साख मुद्रा को भी ऐड किया, इसलिए ये नई इक्वेशन सामने आई। लेकिन आप सबसे पहले एम बी इजगल टू पी टी, ये आप इसको एक्सप्लेन कर दो तो भी काफ़ी है। इसके साथ इसको मतलब बाद में साख मुद्रा को भी फिशर ने इसके साथ जोड़ा, उसको हम देखते हैं। अब यहाँ 2-3 टर्म आई है, यहाँ भी पी टी आएगा, यहाँ थोड़ी ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। पी टी इजगल टू एम बी इजगल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश। अब यहाँ ये क्या है, पी तो अभी बात की हमने कीमत सर, पी इज़ प्राइस लेवल। अब देखो 1/p इस मुद्रा का मूल्य। अब थोड़ा इसको समझते हैं, मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर में क्या संबंध होता है। जब हम बात करें, ये होता है कि पी यदि कीमत स्तर है तो 1/p मुद्रा का मूल्य होगा। ऐसा क्यों, सपोज पहले मुद्रा का मूल्य क्या होता है, मुद्रा के मूल्य और प्राइस में विपरीत संबंध होता है। ऐसा क्यों, सपोज आपके पास 100 रुपये है, ठीक है।
आपको एक्स वस्तु परचेज करनी है जिसकी प्राइस क्या है 20 रुपीज़ है। ये अब बात कर रहे हो आप अक्टूबर 2020 की, उसमें आप ख़रीदना चाह रहे थे। अब ये एक्स वस्तु कितनी खरीद सकते हो 100 रुपये में आप? 5। सपोज इसको 25 ले लेते, 4 खरीद सकते हो, ठीक है। 25 रुपये की थी ये, तो 100 रुपये में आप ये एक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ खरीद सकते थे। अब क्या हुआ, इस एक्स वस्तु की प्राइस बढ़कर पहले से डबल हो गई, 25 से क्या हो गई 50 हो गई। अब मुद्रा का मूल्य क्या है? मुद्रा का मूल्य है उसकी क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी है? 100 में से आप 4 इकाई खरीद सकते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मुद्रा जब प्राइस बढ़कर डबल हो गई तो मुद्रा का मूल्य घटकर आधा रह जाएगा। कैसे? आप 100 रुपये में अब 4 इकाई की बजाय एक्स की 2 इकाइयाँ ही परचेज कर पाओगे। बात समझ में आई? जब प्राइस बढ़कर, किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़कर दुगनी हो गई तो मुद्रा का मूल्य घटकर आधा रह जाएगा। ये बढ़ा इसलिए 1/p इसको उल्टा लिखा हमने, 1/p। 2 है, दुगनी हुई तो ये 1/2 हो जाएगी। बात समझ में आई? यदि प्राइस बढ़कर दुगनी हो गई, 2p हो गया, तो मुद्रा का मूल्य 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है आपकी क्रय शक्ति घटती है। आप उसी पैसे में पहले की तुलना में कम इकाइयाँ खरीद पाओगे, ठीक है। जैसे कि बात कर रहे थे अभी हमने, आप वापस एक बार देखो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्लियर होना चाहिए। कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में तो विपरीत संबंध बताया है, लेकिन मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में क्या है? पॉजिटिव संबंध है। मुद्रा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की मात्रा और कीमत, इसमें तो क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। जबकि मुद्रा के मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, वैल्यू की जब बात रही, भाई इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। अब मान लो आपको वैल्यू की जब बात करते हैं मनी की, मुद्रा की क्या वैल्यू है? मुद्रा से आप कितनी वस्तुएं परचेज कर पा रहे हो वही उसकी वैल्यू बता रही है। आपकी क्रय शक्ति ही वैल्यू है। आपके पास 500 रुपये आ जाए, 1000 रुपये आ जाए, लाख रुपये आ जाए, लेकिन आप उससे एक चाय भी नहीं खरीद पाओ तो उसकी क्या वैल्यू है? भाई आजकल तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी हम बात करते हैं ना, आज 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। पहले के टाइम में आप 1 रुपये में भी बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते थे, लेकिन आजकल 1 रुपये में कुछ भी नहीं आता है। कोई घर पे गेस्ट आते थे तो 1 रुपया दे के चले जाते थे, वो भी बहुत होता था। आजकल 10 रुपये भी बहुत कम होते हैं, तो हम बोलते हैं ना भाई आजकल तो 10 रुपये की भी कोई वैल्यू नहीं। तो क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ती, कीमतें बढ़ती है तो मुद्रा की वैल्यू कम होती जाती। तो वही यहाँ एक कंसेप्ट है जो फिशर ने शुरू में दिया था। इन्होंने बस एक्सट्रीम ये सिचुएशन बताई थी कि जितनी मुद्रा की प्राइस में, सॉरी ये बोला था, मुद्रा की मात्रा में जितनी वृद्धि होगी प्राइस में भी उतनी वृद्धि होगी, और मुद्रा की वैल्यू ऑफ मनी में क्या होगी? उतनी ही कमी हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ऐसा फिशर का कहना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन की। यहाँ क्या है? पी क्या है? कीमत स्तर, इसकी बात कर ली। 1/p मुद्रा का मूल्य, ये भी बात कर ली। वैद्य मुद्रा की कुल मात्रा, वैद्य मुद्रा जो लीगल टेंडर है, जो सरकार ने आरबीआई के द्वारा जिसको मुद्रा घोषित किया गया है, वो वैद्य मुद्रा की कुल मात्रा m। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होती है इसकी हम बात करते हैं। वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी या इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा का प्रचलन वेग, चलन वेग या प्रचलन वेग। ये क्या होता है? एक निश्चित अवधि में मुद्रा की एक इकाई, एक निश्चित अवधि में मुद्रा की एक इकाई औसतन जितने बार भुगतान करने के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? मुद्रा का प्रचलन वेग। मतलब मुद्रा की एक इकाई को कितनी बार भुगतान करने में उपयोग में लाया जा रहा है, वो कितने कितने बार लोगों के हाथों से होकर गुजर रही है, वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ मनी या मुद्रा का प्रचलन वेग। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे आप 100 रुपये की नोट की बात करो तो आपने कुछ सामान लिया, हमने 100 रुपये किसी को दिए,
और आपने वो सामान ले लिया। अब सामने वाले पर्सन ने वापस उस 100 रुपये का यूज़ उसी दिन किसी कुछ और परचेस करने के लिए किया होगा, उसने जिसको वो पैसे दिए होंगे उसने और कुछ खरीदने के लिए लिया होगा। तो कितनी बार ट्रांजैक्शन में वो यूज़ हो रहा है। एक नोट एक ही था, मुद्रा की एक्चुअल मात्रा देखे तो 100 थी, लेकिन वो 10 बार यदि यूज़ हुआ है तो 100 इंटू 10 मतलब 1,000 रुपये की वैल्यू हो गई। 1,000 बार उसने ट्रांजेक्शन किया, 1,000 रुपये के मूल्य के बराबर उसने मार्केट में ट्रांजेक्शन कर लिया। तो जब मुद्रा की एक्चुअल मात्रा हम निकालेंगे तो m को v से मल्टीप्लाई करते हैं कि 100 रुपये का नोट आरबीआई ने इशू किया, 100 रुपये का नोट 10 बार यूज़ हुआ, तो एक्चुअल में मार्केट में वैल्यू कितनी होगी, मुद्रा की मात्रा कितनी होगी, m इंटू वी कितनी हो जाएगी, m इंटू वी करेंगे तभी हमें पूरी मिलेगी। 100 रुपये का नोट था लेकिन उसको आपने कितनी बार यूज़ कर लिया, 10 बार, 10 लोगों ने इसको यूज़ किया, तो एक्चुअल वैल्यू मार्केट में कितनी आई, 1,000। कहने का मतलब मार्केट में जो ट्रांजेक्शन हुआ, कितनी वस्तुओं का ट्रांजेक्शन हुआ, लेन देन हुआ, वो 1,000 रुपये के बराबर का हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे, एम को वी से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मुद्रा की कुल पूर्ति के बारे में पता चलेगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब एम डैश क्या है, साख मुद्रा की कुल मात्रा। साख मुद्रा क्या है, क्रेडिट। ये है बैंकिंग के साथ जुड़ा हुआ है मुद्दा है। सपोज आपने क्या किया है, 100 रुपये एग्जाम्पल ले, 100 रुपये एक्स व्यक्ति ने बैंक में जमा कराए, ठीक है, ये बी बैंक है। अब बैंक क्या करते हैं, इसका कुछ परसेंटेज सपोज 10 रुपये अपने पास रखेंगे, 90 रुपये किसी को उधार देंगे। तो उधार देते वक्त वो क्या करते हैं, इसका भी बस उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पैसा यही है तो 100 रुपये यहाँ भी काउंट हो गए, 90 रुपये फिर वहाँ भी काउंट हो गए। अब 90 रुपये वाले व्यक्ति क्या करेगा, वो वहाँ से लेके मान लो किसी तीसरे व्यक्ति को देना चाहेगा तो उस 90 रुपये में से वापस 10% 9 रुपये काट के 81 रुपीज़ किसी और को दे दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, 100 रुपये फिर 90 रुपये फिर 81 रुपये, ये तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक कि जीरो ना हो जाए। तो ये 100 रुपये ही था लेकिन उसकी साख मुद्रा कितनी बढ़ती गई, हर लेवल पे बढ़ती गई लगभग। तो ये जब साख मुद्रा की कुल मात्रा को, इसके भी एम डैश क्या है, एम डैश का चलन वेग इंटू कितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ, तो वो सारा हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें मुद्रा की पूर्ति का पता चल जाएगा। टी क्या है यहाँ पर, टी की बात करें, मुद्रा के विनिमय से प्राप्त वस्तुओं सेवाओं की कुल राशि मुद्रा द्वारा किया गया लेन देन। ठीक है, वस्तुओं सेवाओं की कुल राशि, या फिर टी सिर्फ ट्रांजेक्शन लेन देन को बता रहा है, वस्तुओं का कितना लेन देन हुआ है, यदि हम उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मुद्रा की कुल मांग का पता चल जाएगा। जैसे कितना ट्रांजेक्शन हुआ, जितनी वस्तु का लेन देन हुआ है उसको उन वस्तुओं की कीमतों से मल्टीप्लाई कर दे सबके, तो क्या होगा, हमें टोटल मुद्रा की मांग कितनी होगी वो पता चल जाएगा। सपोज 100 इकाइयों का ट्रांजेक्शन हुआ मार्केट में आज। अब 100 इकाइयों का जो मूल्य है उसको यदि इकाइयों से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब क्यू से, एक तरह से क्वांटिटी थी उसको पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हम बता पाएंगे ना कि मुद्रा एक्चुअल में इन 100 इकाइयों को खरीदने के लिए कितनी मुद्रा की ज़रूरत थी। ठीक है, तो वो पी टी क्या बताएगी, मुद्रा की मांग को। ठीक है, और एम बी क्या है, मुद्रा की पूर्ति। ये समीकरण मुद्रा की मांग पीटी को मुद्रा की पूर्ति के बराबर करता है। ये एक्चुअल में बराबर ही मान रहा है कि मुद्रा की मांग हमेशा क्या होगी, मुद्रा की पूर्ति के बराबर ही होगी। लेन देनों का कुल परिमाण यानी मात्रा गुणा कीमत स्तर, टी इंटू पी, ये पी इंटू टी मुद्रा की कुल मांग को व्यक्त करता है। ठीक है, फिशर के अनुसार पी टी इक्वल टू सिग्मा पी क्यू, दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं, ये संपूर्ण मतलब टोटल एग्रीगेट को बता रहे, समाज द्वारा खरीदी गई कुल मात्रा, पूरी सोसाइटी या सोसाइटी द्वारा खरीदी गई कुल मात्रा क्यू को कीमत स्तर पी से गुणा करने पर मुद्रा की कुल मांग, सभी के द्वारा, यदि ये इसलिए लगाया, सभी के द्वारा जो टोटल हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, उसको यदि कीमत स्तर से गुणा कर दे तो मुद्रा की कुल मांग प्राप्त हो जाएगी। ये समाज में मुद्रा की कुल पूर्ति के बराबर होती है, जितनी कुल पूर्ति हुई है उतनी बराबर है, क्योंकि फिशर ने क्या माना है कि मुद्रा का सिर्फ एक ही कार्य है, विनिमय का माध्यम, वो सिर्फ विनिमय लेन देन में ही काम हो रही है, बाकी उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो जितना लेन देन होगा उतनी मांग होगी और उतनी पूर्ति होगी, दोनों बराबर होगी। जो पूर्ति वास्तविक मुद्रा की, जो कि वास्तविक मुद्रा की मात्रा m और उसके चलन वेग जमा साख मुद्रा की कुल मात्रा और उसके चलन वेग के बराबर होती है। ठीक है, कुल पूर्ति इसके बराबर होगी। एम बी इजगोल टू, ये हमने बात करी ऊपर अभी, ये एम बी इजगोल टू एम डैश वी डैश, कुल पूर्ति किसके बराबर होगी, इसके बराबर। ठीक है,
इस प्रकार एक वर्ष में क्रयों के कुल मूल्य को, क्रय मतलब खरीदे गए कुल मूल्य को एम वी प्लस एम डैश वी डैश से आंका जाता है। इस प्रकार विनिमय का समीकरण ये वाला बनता है, ऊपर उसको आप करेक्ट कर देना, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। पी टी इज गुल टू एम वी इज प्लस एम डैश वी डैश। कीमत स्तर पर मुद्रा की मात्रा का प्रभाव अथवा मुद्रा का मूल्य निकालने के लिए हम उक्त समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू एम बी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। इस समीकरण में ये समीकरण थी, उसमें से हम टी को क्या करें, नीचे ले गए, इधर जा सकता है तो इधर क्या बचेगा, पी की वैल्यू निकालनी है तो टी नीचे चला जाएगा, तो P इज इक्वल टू एम बी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी। दिस इज P क्या है, प्राइस लेवल। ये प्राइस लेवल निकालने का एक तरह से समीकरण हो गया। जितनी भी मुद्रा की पूर्ति है उसको यदि कुल लेन देन से या ट्रांजैक्शन से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगी, कीमत स्तर। ठीक है, फिशर ने लक्ष्य किया कि कीमत स्तर P मुद्रा की मात्रा M प्लस एम डैश के अनुपात से घटता बढ़ता है। P का क्या है, M और M डैश के अनुपात से घटता बढ़ता है। ये बढ़ेंगे तो P भी बढ़ेगा, ये घटेगी तो मतलब M घटेगा तो P भी घटेगा। ठीक है, बशर्ते कि व्यापार का परिमाण, क्या शर्त क्या थी, कंडीशन इज दैट टी एन वी वी डैश शुड बी कांस्टेंट। बशर्ते कि व्यापार का परिमाण तथा चलन वेग वी वी अपरिवर्तित रहे। प्रस्तुत प्रस्तावना की सत्यता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि यदि M और M डैश को दुगना कर दिया जाए जबकि वी डैश प्लस टी स्थिर है तो P दुगना हो जाता है, परंतु मुद्रा का मूल्य आधा रह जाता है। ये हमने पहले देख लिया। यदि M और M डैश को दुगना करते तो P भी दुगना हो जाएगा, परंतु क्या होगा, मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। एक्स वस्तु की प्राइस 25 से 50 हुई तो आप 100 रुपये में पहले 4 खरीद सकते थे, अब आप 2 ही खरीद पाओगे, तो मुद्रा का मूल्य कितना रह गया, आधा रह गया। फिशर के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को हम एक चित्र द्वारा समझेंगे। सहायता से स्पष्ट चित्र भाग ए में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के कीमत स्तर पर प्रभाव को स्पष्ट किया है और दूसरे में मुद्रा के मूल्य को। हम देखते हैं इसको, ये डायग्राम देखिए आप। जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें हमने यहाँ मुद्रा की मात्रा को दर्शाया है और यहाँ प्राइस लेवल कीमत स्तर को, एक्स एक्सिस पे मुद्रा की मात्रा को लिया है, वाई पे प्राइस लेवल को लिया है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ इसको देखिए अभी, ये जो लाइन है ये 45 डिग्री पे बनी हुई है। इसका क्या मतलब है, P इज़ अ फंक्शन ऑफ M, वो भी क्या डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट। इसका क्या मतलब है, P में 1% की बढ़ोतरी हुई तो M में भी हुई, मतलब M में होने से P में भी हुई, तो दोनों में जो चेंजेस है M बढ़ रहा है तो P भी बढ़ रहा है और उतना ही समानुपात में, दोनों का जो अनुपात है वो बिल्कुल इक्वल है। M जितना बढ़ रहा है P भी उतना ही बढ़ रहा है। ये लाइन क्या दिखा रही है, दोनों में डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट, प्रत्यक्ष और समानुपातिक रिलेशन संबंध को बता रही है। ठीक है, अब नीचे हमने वाई एक्सेस पे प्राइस की जगह वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा के मूल्य को लिया है और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी या मुद्रा की मात्रा को लिया है। इन दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, मुद्रा की मात्रा में और वैल्यू ऑफ मनी में। ये भी कैसे, मुद्रा की मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो वैल्यू ऑफ मनी कम होगी, इसलिए इनडायरेक्टली M और V में भी क्या हो गया, सॉरी M V में भी इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। जैसे हमने बात की P बढ़ने से, P के दुगना होने से मुद्रा का मूल्य वैल्यू ऑफ मनी आधी हो जाएगी। ठीक है, और P कैसे बढ़ रहा था, M के बढ़ने से, तो अब हमने यहाँ क्या लिया, M ही लिया है। यहाँ क्वांटिटी ऑफ मनी, M बढ़ने से इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ मनी आधी कम हो रही है। अब यहाँ हमने M तो ऊपर से ही था हमारा, यहाँ से ले लिया हमने। अब M पे जो फर्स्ट हमारी वैल्यू ऑफ मनी थी 1/P, ये इस पॉइंट पे है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मुद्रा की मात्रा बढ़ी, मुद्रा की मात्रा बढ़ी तो क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ेंगे ऊपर। ये देखो मुद्रा की मात्रा बढ़ने से प्राइसेस बढ़े, प्राइस डबल होने से हमारी मुद्रा वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई, कम हो गई, इतनी हो गई। वापस मुद्रा की मात्रा बढ़ी, M4 हुई, M4 होने से यहाँ पे
वापस जो प्राइस थी P4 होगी। P4 होने से, प्राइस के बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी घटकर 1/P4 हो गई। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको ये? ठीक है, तो ये हमने जो फिशर का सिद्धांत था उसको हमने ग्राफ से भी देख लिया और इक्वेशन से भी देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी आलोचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम कैम्ब्रिज दृष्टिकोण देखेंगे, तो इसकी आलोचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं, वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।